गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो क्लास 8 चैप्टर 1 है, जो भारतीय संविधान से के बारे में बताया गया है और संविधान के बारे में भी कुछ ज़रूरी मुख्य बातें बताई गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप NCERT बुक सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो NCERT बुक आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। इसी से क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास कम समय है तो आप मेरा नोट्स दे करके अच्छा मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ। और एक बुक में संविधान के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं जो आपको मैं बता दे रही हूँ। संविधान, जितने भी लोकतांत्रिक देश है सबके पास संविधान हो सकता है, ये बताया गया है। उम्मीद की जाती है कि सबके पास संविधान हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के पास संविधान होना जरूरी ही है। तो ये जो मुख्य बात है जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा करके क्वेश्चन दे सकता है। साथ ही बताया गया संविधान क्या है। संविधान जो है एक दस्तावेज है जो आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिनके आधार पर हम नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। संविधान क्या है, यानी संविधान ही बताता है कि हमारा समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, क्या है। देश के भीतर बहुत सारे समुदाय होते हैं, इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान जो है नियमों का एक समूह होता है जिसको एक देश में ये सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो ये सब संविधान के बारे में मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम चलेंगे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। देखेंगे कि कब संविधान सभा का गठन हुआ हमारे देश में। तो आपको याद रखता है 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 1934 में मांग की गई कांग्रेस के सभा में, राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में। फिर नेपाल के संविधान के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, जो किस तरह से वहाँ राजतंत्र था और लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ, फिर लोकतंत्र बना। संघर्ष के बाद उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रख लेना है। नेपाल में 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक 12 साल तक कायम रहा। फिर ये इसका जो राज होता है वो सेना के पास चला जाता है और फिर सेना राजतंत्र लगा देता है, अपने मनमानी करने लगता है। उसके बाद फिर नेपाल संघर्ष करता है। तो 2008 में 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद पुनः लोकतंत्र का कायम करने में जो नेपाल है वो सफल हो जाती है। तो ये जो मेन पॉइंट आपको 1920 में हुए संघर्ष और फिर 2002 तक 12 साल तक चला। फिर नेपाल में सेना का अधिकार हो गया और उसमें राजतंत्र जैसे सेना चाहती थी वैसा शुरू हो गया व्यवस्था। और फिर संविधान नेपाल में लोकतंत्र के लिए लड़ाई चली और 2008 में पुनः राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र सफल करने में कामयाब रहा। इसके बाद आपको याद रखना है कि 2015 में नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए एक संविधान बनाया। कब बनाया? 2015 में ये संविधान बनाया अपने देश के लिए। तो हमारे जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसके लिए संविधान का होना कितना जरूरी है आप इस चैप्टर में समझ सकते हैं। इसके बाद दिया गया है कि इंट्रा कम्युनिटी मतलब क्या होता है, अंतर सामुदायिक क्या होता है, दबदबा कैसे एक धर्म एक दूसरे पर समुदाय पर दबदबा बना देता है, उसके बारे में दिया गया है। ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर जब लगाया जाता है तो उसे हम अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी कहते हैं। इंट्रा कम्युनिटी क्या होता है जिसको बुक में दिया गया है। इंट्रा कम्युनिटी होता है कि अंतर सामुदायिक, यह एक ही समुदाय के लोग दूसरे को दबा सकते हैं। जैसे एक ही समुदाय के लोग, एक ही जाति के लोग जो होते हैं कुछ धनी हो जाते हैं तो अपने से गरीब लोगों पर दबदबा बना देते हैं, वो ये हो गया। और इंटर समुदाय के बारे में आपको बता दें कि एक जो समूह है दूसरे समूह को, जो कमजोर समुदाय है उस पर दबदबा बनाता है, तो इंटर कम्युनिटी हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जनक कौन है। भारत में संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया है? तो आपको बता दें भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को माना गया है। यही संविधान को बनाए और उनका प्रारूप तैयार किए। संघवाद नेक्स्ट जो है फेडरलिज्म, जिसके बारे में बताया गया है, जो छोटा सा आपको समझ जाना है। इसका मतलब होता है संघवाद में देश में एक से ज़्यादा स्तर का सरकार का होना। जैसे हमारे देश में एक से ज़्यादा स्तर का सरकार है, हमारा देश संघवाद है। नेक्स्ट आपको राज्य क्या होता है जिसके बारे में आप जान ले थोड़ा सा। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित विभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्य के बारे में आपको इतना समझ लेना है। नेक्स्ट हम मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें थी, इस बार नेक्स्ट चैप्टर में मौलिक अधिकार शायद आ सकता है।
मौलिक अधिकार जो अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? अंतरात्मा। तो ये जो मेन पॉइंट है ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार को अंतरात्मा कहा जाता है संविधान का। और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है, जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सब अधिकारों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद अभी नहीं दिया गया है, इसलिए मैं अनुच्छेद इसमें नहीं डाल रही हूँ। कुछ अनुच्छेद आपको पढ़ना है जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगी। संप्रभु, संप्रभु क्या होता है वो जान लीजिए, जिसमें का मतलब होता है स्वतंत्र जनता। संप्रभु का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र जनता। जो जिस लोकतांत्रिक देश में मतलब जनता अपना इच्छा अनुसार काम करे वो देश संप्रभु होता है। निरंकुशता का मतलब आप जान लें कि इसका मतलब होता है सत्ता या अधिकारों के क्रूर अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना, निरंकुशता कहलाता है, जो हमारे चैप्टर में दिया गया है कुछ सब। नेक्स्ट आता है चैप्टर 2, इसमें लिखा गया है, ये चैप्टर 2 आ जाता है, जैसे धर्मनिरपेक्षता की समझ बताता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, इसके बारे में दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष का मूल मंत्र क्या होता है? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व का खत्म हो जाना चाहिए। सब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें किसी भी धर्म का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। सभी धर्म का एक समान मान्यता दिया गया है, राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में दिया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएगा। मेन जो है किसी दूसरे समुदाय को नहीं दबाना है। कुछ लोग अपने ही धर्म को अन्य सदस्यों को न दबाएं, जो अपने ही धर्म के सदस्य को नहीं दबाएगा। राज न तो, तीसरा पॉइंट है, राज न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये हमारे संविधान में दिया गया है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इसमें नोट करना लेना है कि राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विरोध मतलब विशेष छूट देता है। जैसे पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पे सिख जो समुदाय है उसको पगड़ी बांधना होता है, तो वो हेलमेट नहीं लगाता है, और उसको सरकार मतलब छूट दी हुई है कि वो हेलमेट अपनी मर्जी के अनुसार लगाए या ना लगाए, कोई ज़रूरी नहीं है, उस पर सरकार उसको हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि जो पगड़ी है वो सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण प्रथा है, जो भी है, जो उसे हटाया नहीं जा सकता है। तो राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। मेन पॉइंट आपको ये रखना है कि कुछ विशेष छूट देता है राज्य सरकार। फिर है कि फरवरी 2004 में फ्रांस का एक कानून बनाया गया था, और आपको अमेरिका के बारे में कुछ बातें दी गई थी कि अमेरिका में भी धर्मनिरपेक्ष अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन वहाँ राज्यों को मतलब छूट नहीं दिया गया है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और फिर फ्रांस के बारे में कुछ मेन पॉइंट दिया गया था कि फरवरी 2004 में फ्रांस में क्या हुआ था, एक कानून बना था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी, बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह का प्रयोग का प्रतीकों का धारण करके स्कूल नहीं आएगा। तो फ्रांस में इसके लिए मना कर दिया गया था 2004 में। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से धर्मनिरपेक्षता की समझ और भी देशों में किस तरह से है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आऊँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।